बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में से चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है स्टार्ट किया है और हमारी एक्सरसाइज 9.7 जो है वो कंटिन्यू है, जो कि आपकी लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर इस एक्सरसाइज के ऊपर 3 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको लाजमत देख लें। आज हम एक्सरसाइज 9.7 में से क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ इस तरह है, कहते हैं फाइंड दी डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। एक बॉक्स की आपने डायमेंशन मालूम करनी है विद मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। डैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय द एलिप्सॉइड, जो कि इस एलिप्सॉइड के अंदर है। इफ़ द साइड्स ऑफ द बॉक्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, जबकि इस बॉक्स की जो साइड्स हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स वाई जी प्लेन के पैरेलल हैं। आपका ये क्वेश्चन 9.6 में भी है। 9.6 में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। दिस वन, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पैरेललोपाइड डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड, उसका ये आंसर आता है 8 ABC/3√3। लेकिन एक्सरसाइज 9.6 में ये एक हम लेंथी तरीके से करते हैं और यहाँ पर जो फिगर है मतलब कुछ इस तरह की है, ये सिचुएशन आपकी बनती है। ये आपका पैरेललोपाइड है जो इस एलिप्सॉइड के अंदर है और जिसके जो एक्सिस हैं वो आपके पास एक्स वाई, जिसकी जो साइड्स हैं वो एक्स वाई प्लेन के एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो अब हमने जहाँ तक इसको सोल्व करने का रह गया तरीकाकार वो कुछ इस तरह है। मैंने लेट कर लिया, लेट वन वर्टेक्स ऑफ द बॉक्स इज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट इज़ पी एक्स वाई। ऑक्टेंट आप जानते हैं कि जिस तरह प्लेन जो है उसमें आप जिस तरह चार क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, इसी तरह ही आपके पास ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई जी जो एक्सिस हैं ये पूरी स्पेस को 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास हर हिस्सा एक ऑक्टेंट कहलाता है। तो पहला ऑक्टेंट जिस तरह पहले एक क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसी तरह पहले ऑक्टेंट में एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने लिखा लेट वन वर्टेक्स ऑफ द बॉक्स का जो एक वर्टेक्स है वो पी एक्स वाई जी है और वो पहले ऑक्टेंट में है। तो मेरा टारगेट ये है एक्स वाई जी की वैल्यू मालूम करना। फर्स्ट ऑक्टेंट का लिखने का मतलब ये है असल में कि यहाँ पर जो डायमेंशन है वो आप जानते हैं एक्स वाई जी अगर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो डायमेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो तब भी चल जाएगा, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर, लेट डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 2x 2y एंड 2z, ठीक है। अब सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का फार्मूला आप जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये आ जाएगा 2x 2y 2z डेट इज इक्वल टू 8xyz। अब अगली बात ये है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज वी, आपने वॉल्यूम वी को मैक्सिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये आपकी कंडीशन है जिसे मैं यहाँ पर फंक्शन जी लेट करके चलूँगा। अब उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने एक कैपिटल एफ लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन तलाश करना है। तो मैंने लेट कर लिया कैपिटल एफ एक्स वाई जी लैम्डा बी द लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन जो है उसका फार्मूला होता है, जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज़ करना है, यानी कि आपके पास जो लैग्रांज मल्टीप्लायर है उसका फार्मूला है स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम जी। अब स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ आपका वो फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है और मैक्सिमाइज़ मैंने किसको करना है? वॉल्यूम वी को, ठीक है। डैट इज इक्वल टू 8xg। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा v प्लस लैम्डा जी वो है आपका फंक्शन जिसके जो आपकी साइड कंडीशन है या तो कॉन्स्टेंट है और वो यहाँ पर एलिप्सॉइड है, ठीक है। तो अब ये आ गया वॉल्यूम v, यहाँ पर एक्स वाई जी आ गया प्लस लैम्डा आगे आपके पास ये जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा पूरा फंक्शन लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बन गया। अब इस लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन को कि मैंने यहाँ पर लेने हैं 4 पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक्स के लास्ट से, फिर वाई, फिर जेड, फिर लैम्डा। नेक्स्ट वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव एंड इक्वेटिंग देम इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सो है जब आप एक्स के लास्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा 8y प्लस 2 लैम्डा एक्स ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इक्वल टू से 0 भी मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, आ जाएगा 4x
अच्छा, यहाँ पर एक काम ये मैंने किया है, इक्वल टू 0 भी पुट कर दिया है, और दूसरा ये कि यहाँ पर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को, ये आ जाएगा, और 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा 4xg, यहाँ पर बन जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसी तरह जब एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करूँगा, एफ वाई निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अब आप फंक्शन आपका जो कैपिटल एफ है उसको अपने सामने रखें और उसके पार्शियल डेरिवेटिव आप लेते जाएँ। y के विद रिस्पेक्ट जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आ जाएगा 8z(x) प्लस 2y(b) y ओवर 2 लैम्डा y ओवर b स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने y से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को और 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 4xyz प्लस लैम्डा y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी तरह ही जब आप पार्शियल डेरिवेटिव z का क्लास लेंगे आ जाएगा 8xy प्लस 2 लैम्डा z ओवर c स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने z के क्लास डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4xyz प्लस लैम्डा z स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आखिरी जब लैम्डा क्लास डेरिवेटिव लेंगे तो लैम्डा क्लास डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ कि एफ लैम्डा जो है वो सिंपली आपका जी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमने करना ये होता है कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं 1 से 2 से 3 से, बाद में इनको इक्वेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, निकालना तो मैंने एक्चुअली एक्स वाई जी को है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि लैम्डा यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। हमारा टारगेट होता है लैम्डा को एलिमिनेट करना। मैंने क्या किया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को माइनस कर दिया, क्वेश्चन 1 और 2 को माइनस किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग जब 1 और 2 को करेंगे तो आप देखें ये वाली वैल्यू सेम है, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ 0 हो जाएगा जाकर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी ओवर ए। नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन बिकॉज एक्स वाई जी आर डिमेंशन, चूँकि ये डिमेंशन हैं, डिमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा वाई का आंसर आ गया बी ओवर ए एक्स के बराबर, ठीक है। अब इसी तरह ही यहाँ पर मैं 2 और 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर आपके पास ये 4xyz और ये वाला 4xyz कैंसिल हो जाएगा। इस मरतबा आपके पास y और z के दरमियान रिलेशन आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3 किया, ये आ गया लैम्डा जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाला, ख़त्म हो गया, ये रह गया जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई सी ओवर ए एक्स, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को और इस z की वैल्यू को उठाकर आपने ये जो हमारी आखिरी इक्वेशन जो ये वाली है, जो एफ लैम्डा वाली इक्वेशन होती है जो जी के बराबर है, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास पूरे का पूरा एक्स निकल आएगा। टू फाइंड एक्स पुट y इक्वल टू बी ओवर ए एक्स एंड z इक्वल टू सी ओवर ए एक्स इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखें 1 ओवर बी स्क्वायर आगे क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू है बी ओवर ए एक्स, तो बी ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर सी ओवर ए एक्स स्क्वायर माइनस 1। पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास एक्स की शक्ल में आ गई, कैंसिल वगैरह होगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ से सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a ओवर स्क्वायर रूट 3 के बराबर, ठीक है। x निकला है तो समझे बाकी की कीमतें भी निकल आई। x की इस वैल्यू को आप यहाँ पर y में पुट कर दें, ठीक है, और z में पुट कर दें तो x y z आपके पास निकल आएंगे। नहीं जी, x की वैल्यू a ओवर स्क्वायर रूट 3 आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y चूँकि आपका b ओवर ए एक्स के बराबर है तो y की वैल्यू आ जाएगी b ओवर रूट 3। ये a और a से कट जाएगा, यहाँ पर आप पुट करें ना x की जगह, तो a ओवर रूट 3 है तो a से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा b ओवर रूट 3। इसी तरह x की वैल्यू a ओवर रूट 3 को जब आप z में यहाँ पर पुट करेंगे तो z है c ओवर ए एक्स के बराबर, तो यहाँ से a से कट जाएगा, ये आ जाएगा c ओवर स्क्वायर रूट 3। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज़, आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया a ओवर रूट 3 b ओवर रूट 3 c ओवर रूट 3। हमने लेकिन मालूम करना है डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का में वैल्यू पुट कर दें, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स था यहाँ पर 8xyz के बराबर, x की कीमत है ओवर अंडर 3 b, y की वैल्यू आ गई, c की z की वैल्यू आ गई, तो वहाँ वैल्यू को पुट करें, ये आपका वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो 9.6 में अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये आसान है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड अ प्लेन टेंजेंट टू दी स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने एक टेट्राहेड्रन, यहाँ पर ये जो ये टेट्राहेड्रन आपने देखी होगी, टेट्रा पैक आपने देखा होगा, या फिर आपने फिजिक्स लैब में प्रिज्म जो है उसको देखा होगा, तो डैट इज़ द फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रन। वैसे ये फिगर आपके पास नज़र आ रही है ओ ए बी सी, ये सामने एक ट्राइंगल है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल है,
ये नीचे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये टेट्राहेड्रन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स। एक तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंड हुआ है एंड अ प्लेन टेंजेंट टू दी स्फीयर, और एक दूसरा प्लेन है जो इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट है। यहाँ पर ये जो स्फीयर है ये ओरिजिन से पास कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप जानते हैं ये स्फीयर की इक्वेशन होती है, और ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने नीचे मजीद एलेबोरेट कर दिया है। मैंने लिखा जी हेयर ओ ए बी सी इज़ अ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय फॉलोइंग प्लेन। ये प्लेन है जिनसे टेट्राहेड्रन बन रहा है। पहला ओ ए सी ये है एक्चुअली एक्स जी प्लेन, ठीक है। दूसरा है ओ ए बी डैट इज़ एक्स वाई प्लेन। तीसरा है ओ बी सी वो है वाई जी प्लेन। और चौथा है ए बी सी, ये जो फ्रंट आपको नज़र आ रहा है वो है टेंजेंट प्लेन। वो टेंजेंट प्लेन है किसके ऊपर? स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लेट कर दिया कि Px1 y1 g1 बी द पॉइंट ऑन द स्फीयर। ये एक स्फीयर के ऊपर पॉइंट है। फेयर एज द प्लेन इज टेंजेंट, यानी ये वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यानी जहाँ पर ये जो ए बी सी आपको फ्रंट प्लेन नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगुलर प्लेन जो है ये जिस पॉइंट के ऊपर इस स्फीयर को जाके टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हमने Px1 y1 g1 रख लिया है। तो फर्स्टली वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू दिस स्फीयर। सबसे पहले हम इस स्फीयर के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करते हैं एट पॉइंट दिस। अच्छा जी, अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले आपको ग्रेडियंट वेक्टर यहाँ पर चाहिए। अब ग्रेडियंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट वेक्टर का ये फार्मूला होता है, ग्रेडियंट वेक्टर होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये आपके पास फार्मूला असल में होता है, पहले आपको चाहिए यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ एफ़। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ़ निकालने के लिए क्या करना है मुझे? पहले एफ़ का एक्स क्लास से डेरिवेटिव, वाई क्लास से डेरिवेटिव, जेड के क्लास से डेरिवेटिव, और बाद में इसमें ये पॉइंट भी पुट कर देंगे x1 y1 z1, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एफ़ क्या है, एफ़ ये जिसके लिए हमने किसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है, इसकी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन चाहिए। इसका नाम यहाँ पर हम एफ़ रख लेंगे। इसको इधर ले आएँ, ये आ जाएगा। ये आप सारी चीज़ 9.5 में सीख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे मालूम करते हैं। लेकिन जी यहाँ पर ये मैंने इसका ये एफ रख लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, ये 2x आ गया, 2y आ गया, 2z आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया 2x 2yz। इसमें ये पॉइंट p लेट कर लेते हैं, पॉइंट p पुट कर देते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये आ गया 2x1, y की जगह y1, z की जगह z1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 हैविंग नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन असल में होती है a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। जबकि आपके यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट हैं। हेयर ए बी सी आर दी कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर, और ये कैसे निकलते हैं? ये आप निकालते हो ग्रेडियंट ऑफ एफ से एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैं तमाम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू निकली है 2x1, आगे आगे x माइनस x1, फार्मूला आपके सामने दोबारा लिख रहा हूँ, a इंटू एक्स माइनस x1, ए की वैल्यू आ गई 2x1। ए कौन है? ग्रेडियंट वेक्टर का पहला कंपोनेंट 2x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। तो a की वैल्यू 2x1, b की वैल्यू 2y1, c की वैल्यू 2z1, आगे आगे x माइनस x1, बाकी सब कुछ ऐसे रह गया। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा दिया, ये सारा रह गया। आगे x1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, आगे x1 इंटू एक्स, आगे आ गया y1 इंटू वाई, z1 इंटू जेड, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे x1 का स्केयर माइनस x1 का स्केयर उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, y1 का स्केयर इधर ले आया, z1 का स्केयर ये भी इधर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जब इधर आ जाएगा, अगली बात ये है कि सिंस मैंने लिखा ये पॉइंट जो है वो आपके पास इस स्फीयर के ऊपर है, जब ये स्फीयर के ऊपर होगा तो फिर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी ये आ जाएगा x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर प्लस z1 का स्केयर, ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ये पॉइंट आपका स्फीयर के ऊपर है तो फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि जब आप x की जगह x1 पुट करोगे, y की जगह y1 पुट करोगे, z की जगह z1 पुट करोगे, स्केयर लेकर सम करेंगे, आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस सारे की जगह मैंने दोबारा आगे जब मैं इसको इधर लेके आया तो ये सारा और आगे इसकी जगह 1 लिख दिया, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अगली चीज़, नेक्स्ट टू फाइंड एक्स वाई जी इंटरसेप्ट ऑफ 1।
ये हमारे पास कौन निकला है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकली है। अब मैं असल में मालूम क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर वॉल्यूम वी मालूम करना है टेट्राहेड्रन का। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरे पास सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो है ए बी सी, ये जो है आपका ट्राइंगुलर प्लेन है। ये ट्राइंगुलर प्लेन की इक्वेशन हमने मालूम कर ली है। अब ये इक्वेशन मालूम करने के बाद मैंने ये देखना है कि ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को किस किस पॉइंट पर टच करता है। ये पहले टच करता है ए के ऊपर, तो मुझे ए पॉइंट पर टच कर रहा है, और ए कौन है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, बी वाई इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, सी जेड इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट चाहिए। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स इंटरसेप्ट कैसे मालूम करते हैं, आपने इंटर में पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हम वाई को जीरो पुट कर देते थे, तो यहाँ पर हम वाई और जी दोनों को जीरो पुट करेंगे। तो वाई और जी दोनों को जीरो पुट करोगे, आ जाएगा x1 इंटू एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई x ओवर 1 ओवर x1। सो एक्स इंटरसेप्ट इज दिस, ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया, यानी a की वैल्यू आ गई, जो पॉइंट a है ना, वर्टेक्स a है, वो आ गया 1 ओवर x1 0 0। इसी तरह जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो फिर x और g को जीरो पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर y1। तो यहाँ से b के वर्टेक्स ये आ गए। इसी तरह जब आप z इंटरसेप्ट मालूम करना है तो फिर इस क्वेश्चन में आपने x और y को जीरो पुट कर दिया, तो c की वैल्यू आ गई 0 0 1 ओवर z1। ठीक होगी बात ये। नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला ये है, आपने इंटर क्लास में सेकेंड में पढ़ के आए हो, 1/6। ये आपके पास उसका पहला कंपोनेंट, ठीक है, मतलब ये होता है असल में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आपने मालूम करना है तो अगर A के कंपोनेंट हैं A1 A2 A3, B के वर्टेक्स हैं B1 B2 B3, इसी तरह C के वर्टेक्स अगर आए हैं आपके पास C1, यहाँ पर टेट्रा ये इस तरीके से अगर A का कंपोनेंट ये है, B के है, C है, तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने A के कंपोनेंट पुट कर दिए 1 ओवर x1 0 0 1, फिर B के, फिर C के, फिर ये आ गया आपके पास। अब मैंने लिखा बाय, अब इस डिटर्मिनेंट को आपने ओपन करना है बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये 1 ओवर x1 1 ओवर y1 1 ओवर z1 इंटू 1, इन चारों के चारों डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम 1/6 x1, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अगली चीज़, अब असल में ये किया गया हमने, पता अभी तक लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन नहीं इस्तेमाल हुआ। हमने किसको मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करना है, हमने जनाब वॉल्यूम v को मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करना है। तो ये हमारा असल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है v जो है f(x, y, z) लैग्रांज मल्टीप्लायर के मुताबिक अब इसको हमने मिनिमाइज़ करना है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारा करने के लिए, लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर ये हमें पहले वॉल्यूम v मालूम करना पड़ा। यहाँ पर आई बात समझ में कि नहीं। लेट f, अब अगला काम थोड़ा ही है, लेट f भी लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन भी है। तो f का फार्मूला आ गया, f आप जानते हैं किसके बराबर होता है, f बराबर होता है स्मॉल f जिसको मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना है, प्लस लैम्डा टाइम g। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। तो ये हमने जिसको मिनिमाइज़ करना है वॉल्यूम v है। ठीक है, तो वॉल्यूम v आ गया 1/6 x y z, ठीक है, प्लस लैम्डा आ गया g आपके पास ये सारा। ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। अब ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर x1 y1 z1 लिखा है, यहाँ पर x y z लिख दिया, इससे कोई मसला नहीं है। सही है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमारा फंक्शन जो है इसको आपने सामने रखना है, इसको मैं लिख लेता हूँ। नहीं, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ये मेरे पास फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। पहले x के लास्ट जब आप डेरिवेटिव लोगे ये आ जाएगा -1/6 x²। 6x² कैसे बनेगा, जब x के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/x है ना, 1/x को लिख सकते हैं इस तरह, x इनवर्स 6 × yz ऐसे लिख लें। ठीक है, तो x इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x²। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। आगे यहाँ पर x के लास्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2 λx। इसको साथ ही मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से 2 λx इज इक्वल टू आ गया 1/6 x² yz। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/12 x³ yz। इसी तरह सिमिलरली जब आप y के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इस मरतबा लैम्डा का आंसर आएगा 1/12 xy³ z। जब z के लास्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1/12 xy z³। और आखिरी डेरिवेटिव आपने लेना होता है लैम्डा के लास्ट से, तो f लैम्डा आएगा। f लैम्डा मैंने आपको पहले भी बताया, f लैम्डा इज सिंपल इक्वल टू g। तो g सारा ये है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस लैम्डा क्लास से डेरिवेटिव लेना ना, तो लैम्डा का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव सारा लैम्डा क्लास से 0 हो गया, सिर्फ ये चीज़ बचेगी आपके पास। बाई इक्वेटिंग 1, 2 एंड 3 लैम्डा की इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट कर लें। लैम्डा की वैल्यू है 1/12x³ बाई जी, यहाँ से है 12x y³ जी, और यहाँ से 12xy/z³। पूरी इक्वेशन को आप देखें क्या करता है, एक तो 12 कॉमन है उससे काट दें, दूसरा आपके पास xy/z मतलब आपने 12xy/z से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा z का स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा x² + y² इक्वल टू z², यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे तो xy/z x इक्वल टू y इक्वल टू z आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाना आपने, चूँकि यहाँ पर ये xy/z डायमेंशन को शो कर रही है और डायमेंशन ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर अब दो पेयर बना लें, एक y इक्वल टू x आ जाएगा, एक z इक्वल टू x आ जाएगा। इन y की वैल्यू को और z की वैल्यू को आप इस क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर दें, जो एफ लैम्डा वाली है, इसमें पुट करेंगे, आ जाएगा x² प्लस x² माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। फिर मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस नहीं लगाना आपने, ये डिमेंशन है। अब x की वैल्यू ये है तो y और z भी xy/z तीनों बराबर हैं, तो y और z भी यही हो जाएगा। हैंस द क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आपने मालूम करना था, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में निकाला था v इज इक्वल टू 1/6xy/z। तो इसमें आप सिर्फ ये टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम में ये पुट कर दें 1/√3, 1/√3, ये आपके पास √3/2 क्यूबिक यूनिट ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कंडीशंस आपको दी होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, कहता है फाइंड दी पॉइंट ऑन द लाइन। ये आपके पास लाइन दी हुई हैं x + y + 2z - 12 = 0, एक ये है और दूसरी ये है। नियरेस्ट टू दी ओरिजिन, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन लाइन है, प्लेन नहीं है ये। आपने पॉइंट मालूम करना है इस लाइन के ऊपर जो कि ओरिजिन के करीब है। लेट कर लें px/y/z ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, वो भी इसी तरह का था। चलें खैर, क्वेश्चन लेट px/y/z बी दी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन डैट इज़ नियरेस्ट टू द ओरिजिन। हमने ये पॉइंट p लेट कर लिया जो कि इन लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है और ओरिजिन के करीब है। देन द डिस्टेंस d फ्रॉम, यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस d बनेगा ओरिजिन से, वो आ जाएगा ओरिजिन से फासला कैसे ना मेजर करेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर यानी x² + y² + z² इक्वल टू d² आ जाएगा x² + y² + z²। मैंने अभी आपको एक्सरसाइज ख़त्म होने लगी बार बार यही चीज़ बताई कि जब भी आपकी पूरी एक्सरसाइज में ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आएगा, ये d को हमने मिनिमाइज दिखाना है। d कब मिनिमम होगा, d एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, d तब मिनिमम होगा जब d के अंदर वाली चीज़ मिनिमम होगी। आप देखो ना, अब जी d के अंदर जितना बड़ा आंसर आएगा उतना ही स्क्वायर रूट बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 25 का स्क्वायर रूट बड़ा है या 36 का स्क्वायर रूट बड़ा है, आप कहेंगे जी जारी सी बात है 36 का स्क्वायर रूट बड़ा है। क्यों बड़ा है, इसके अंदर वाली चीज़ बड़ी है। जितना अंदर वाली चीज़ छोटी होगी उतना ही आपका स्क्वायर रूट का आंसर छोटा आएगा। तो मैंने लिखा हियर d हियर द मिनिमम वैल्यू ऑफ d² इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ d² यानी कि विदाउट स्क्वायर रूट, यानी अंदर वाली सारी चीज़। ठीक है, ये अंदर वाली चीज़ जितनी मिनिमम होगी उतना आपका d मिनिमम आएगा। तो हमने d को असल में मिनिमाइज दिखाना है, तो इसको मिनिमम दिखाने के लिए मैं किसको दिखाऊंगा, d² मिनिमम है। ठीक है, और इसको मैं लेट कर लिया मैंने, ये फंक्शन हमारा f(x, y, z) है। ठीक है, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना मुश्किल होगा और वो टेक्निकली ठीक भी नहीं है, आप इसे इस तरह ही करेंगे। सो वी हैव टू मिनिमाइज f, आपने f को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो ये दो बनेंगे, एक तो ये एक लाइन आपको दी हुई है x + y + 2z - 12 और दूसरा ये था इसका। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुनफरिद है पहले जो क्वेश्चन आपने किए उनसे। वो किस तरह, लेट f(x, y, z) λ1 λ2 बी द लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन। यहाँ पर दो लैग्रांज कांस्टेंट आप लेट करेंगे λ1 और λ2। अब ये किस तरह होगा देखो ज़रा, पहले हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ये f = f + λ1 g1 + λ2 g2। ठीक है, तो f तुम्हारा ये आ गया सारा, ठीक है, जो कि d² के बराबर ये लिखा हुआ है। आगे आ गया λ1 g1 मतलब ये पहला हिस्सा जो है x + y + 2z - 12 ये आ गया सारा। आगे आ गया प्लस λ2, ये सारा आ गया आपके पास। अब मैंने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से होंगे, x के लिहाज से, y के लिहाज से, z के लिहाज से, λ1 λ2 के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू जब x आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 2x,
यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा 1, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा 2 इक्वल टू, और साथ इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया फॉर क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए। यहाँ से एक आ गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू -2x। इसी तरह जब आप इसका y क्लास डेरिवेटिव लेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पर नई इक्वेशन बनेगी आपके पास लैम्डा 1 -3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2y। z क्लास से लेंगे ये इक्वेशन आ जाएगी। लैम्डा 1 क्लास से लेंगे, लैम्डा 1 क्लास से लेंगे, ये सारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। लैम्डा 1 क्लास से सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 12 इक्वल टू 0। और इसी तरह लैम्डा 2 क्लास से ये सारी इक्वेशन बन जाएगी। अब मेरा टारगेट है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। कैसे ख़त्म करूँगा, मैंने लिखा एडिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को ज़रा आप ऐड कर लें तो लैम्डा 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से 2 लैम्डा 1 आ जाएगा -2x माइनस जी। 1 और 3 को आपने ऐड कर लेना, -2x माइनस ये आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, पुट इन 1। इस लैम्डा 1 की वैल्यू को उठा के दोबारा 1 में पुट कर दें तो मेरे पास यहाँ पर पुट कर दें, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी ये सारी, -x माइनस जी/2। इसको उठा के 1 में पुट किया, यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दी, आगे आ गया प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू -2x आ गया। यहाँ से लैम्डा 2 सारा ये आपके पास आ जाएगा -x प्लस जी/2। ठीक हो गई बात ये। अब लैम्डा 1 भी निकला है, लैम्डा 2 भी निकला है, लेकिन एक्चुअली तो मेरा टारगेट है कि x, y और z के दरमियान रिलेशन मालूम करना। अब एक ये क्वेश्चन बची है जो हमारे पास सेकंड है, इसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो पूरी की पूरी क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगी। लैम्डा 1 की वैल्यू है -x माइनस z/2, ये आ गया यहाँ पर लैम्डा 1 की जगह। आगे है -3, ये -3 आ गया, ये -3 आ गया। आगे लिखा है यहाँ पर लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 की वैल्यू है -x प्लस जी/2, ये आ गया। आगे लिखा है यहाँ पर -2y, ये -2y आ गया। लेकिन इस -3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा -x माइनस z/2 प्लस 3x माइनस 3z/2 प्लस 2y इक्वल टू 0। लेकिन जी ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, x प्लस वाई माइनस जी, और यहाँ से z की वैल्यू आ गई x प्लस वाई। तो z का आंसर आ गया इन टर्म ऑफ x एंड y। पुट वैल्यू ऑफ z हमने मालूम करना है x y z लहदा। z का आंसर आया अभी x और y की फॉर्म में। पुट z इन 4 एंड 5 टू फाइंड इक्वेशन इन x एंड y। अब 4 और 5 कौन सी थी, 2 क्वेश्चन अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किए अभी तक। ये है, ये 4 है, ये 5 है। आपने यहाँ पर z की वैल्यू पुट करनी है तो एक नई इक्वेशन x और y की फॉर्म में आएगी। यहाँ पर भी पुट करनी है, एक नई इक्वेशन x और y की फॉर्म में आ जाएगी। लो जी, z की वैल्यू 4 और 5 में पुट की, 4 में पुट की, 4 एम्प्लाइज, ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी। अब मज़ीद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 6 आ गई, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। जब 5 में पुट करेंगे z की वैल्यू को तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 7, x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये 6 और 7 दोनों हैं x और y की फॉर्म में। मैं ऐसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से बाय सब्ट्रैक्टिंग 6 एंड 7। 6 और 7 को सब्ट्रैक्ट करें, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप देख सकते हैं ना, कर सकते हैं। इसी तरह ही y की वैल्यू को 3 को आप मैंने 6 में पुट कर दिया तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इन स्टार। x की वैल्यू और y की वैल्यू को स्टार में पुट कर दें, और स्टार क्या है, ये था जिसमें z की कीमत है। तो z आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 4। हैंस द क्रिटिकल पॉइंट इज़ 1 3 4। ये वो पॉइंट है जो कि दोनों लाइनों के करीब है। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट दोनों लाइनों के ऊपर है और रीजन के करीब है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वैसे मैंने कहा था कि आप खुद कर लीजिएगा, चले, लेकिन मैं अब करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन नंबर 11 देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जी फाइंड द पॉइंट्स डैट आर ऑन बोथ द एलिप्सॉइड एंड द प्लेन। आपने पॉइंट्स मालूम करने हैं जो कि एलिप्सॉइड के ऊपर भी हैं और इस प्लेन के ऊपर भी हैं। विच आर क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट फ्राम द रीजन, जो कि ओरिजिन से करीब हैं और दूर हैं। यानी 2 पॉइंट्स आपने मालूम करने हैं, उनमें से एक पॉइंट जो ओरिजिन के करीब होगा और एक पॉइंट जो है वो क्लोजेस्ट होगा, आपने वो बताने हैं। और वो दोनों पॉइंट इन दोनों के ऊपर लाई करते हैं। लेट कर लिया P जो है एक पॉइंट है ऑन बोथ एलिप्सॉइड एंड प्लेन, देन इट्स डिस्टेंस D फ्राम ओरिजिन इज़। P को हम सोल्व करेंगे, x y z की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो 2 वैल्यू निकलेंगे। यहाँ पर हम लेट करेंगे P को, अब मैं ये नहीं लेट करता, लेट P एंड Q बी दी पॉइंट्स। ठीक है, P को लेकर चलते हैं तो यहाँ से x y z निकल आएगा। अब इस पॉइंट P का ओरिजिन से फासला नापा तो D आ गया, उसको बन गया जिस ऊपर अभी हमने किया x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर। यहाँ से D² निकाल लिया मैंने। ठीक होगी बात ये।
जैसे ऊपर आपको बताया यहाँ पर भी कि हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। सो हमारा फंक्शन जो है वो डी स्क्वायर आ गया एफ एक्स वाई जी। वी हैव टू मिनिमाइज़, हमने इस फंक्शन एफ को मिनिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट है, पहला ये है, दूसरा आपके पास ये है। यहाँ पर भी चूँकि दो कांस्टेंट हैं, एक एलिप्सॉइड है दूसरा प्लेन है, तो मैं यहाँ पर दो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लेट करूँगा। लेट कैपिटल एफ, ये हमारा लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन आ गया। लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन का फार्मूला बन गया स्मॉल एफ प्लस लैम्डा 1 G1 प्लस लैम्डा 2 G2। तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ़ की जगह ये है हमारा एफ़ जो डी स्क्वायर के बराबर है, और वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। लैम्डा 1 G1 की वैल्यू ये एलिप्सॉइड की है, 25 को इधर ले आए माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 जी स्क्वायर माइनस 25 प्लस लैम्डा 2 G2 हमारे पास ये सारा प्लेन है, एक्स प्लस 3y माइनस 2z। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट वी फाइंड, अब ये आपने 5 पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। जब x के लाए से पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2x प्लस 2 लैम्डा 1x प्लस लैम्डा 2, और क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए साथ इसको मैंने 0 को इक्वल पुट कर दिया। इसी तरह ही जब आप y के लाए से डेरिवेटिव लोगे आ जाएगा 2y प्लस 2 लैम्डा 1y प्लस 3 लैम्डा 2 इक्वल टू 0 कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। z के लाए से डेरिवेटिव लेगा तो 2z प्लस 18 लैम्डा 1z माइनस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। लैम्डा 1 के लाए से डेरिवेटिव लेंगे, ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, ये सारी चीज़ बच जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 जी स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। और लैम्डा 2 के लाए से डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 आ गया। अब ये मेरे पास 5 इक्वेशन हैं। 5 इक्वेशनों में सबसे पहला मेरा टारगेट है लैम्डा 1 लैम्डा 2 को एलिमिनेट करना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मैंने कैसे एलिमिनेट करना है ज़रा चेक करें। मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 1 बाई वाई जेड, 1 को वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 बाई एक्स जेड, 2 को एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव। इसको जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x वाई जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया आ गया 2 लैम्डा 1 एक्स वाई जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया लैम्डा 2 वाई जी। नीचे वाली इक्वेशन को जब हमने 2 को यहाँ पर 2y को इसको मल्टीप्लाई किया एक्स जेड से, ये आ गया 2x वाई जेड। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 लैम्डा 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 लैम्डा 2 एक्स जेड। माइनस किया ये, और ये दोनों रकमें कट जाएंगी आपस में। यहाँ से ये आ जाएगा लैम्डा 2 वाई जी माइनस 3 लैम्डा 2 एक्स जी इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा 2 कॉमन आ गया, वाई माइनस 3x और जेड भी कॉमन निकाल लिया इक्वल टू 0। यहाँ से वाई माइनस 3x इक्वल टू 0 आ गया, जेड इक्वल टू 0 आ गया, लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 2 0 नहीं हो सकता। अगर लैम्डा 2 0 हो गया तो फिर ये सारे का सारा जो आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी इन दोनों को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। नहीं जी, y की एक वैल्यू यहाँ से 3x निकल आई और z यहाँ से 0 निकला है। मैंने लिखा z इज इक्वल टू 0 को 5 में पुट कर दें। ठीक है, और इधर से y इज इक्वल टू 3x को भी 5 में पुट कर दें। 5 क्या है हमारे पास, देखिए हमारा टारगेट था लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को एलिमिनेट करना। मैंने लैम्डा 2 को एलिमिनेट करने की कोशिश की तो क्या हुआ, मेरे पास सीधा सीधा एक्स वाई जी की वैल्यू निकल आई, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा टारगेट ये नहीं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना टारगेट नहीं है। असल में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को एलिमिनेट करने का मकसद होता है कि एक्स वाई जी मालूम करना। तो वो लकीली ऐसा हुआ कि मैंने इसको कोशिश की एलिमिनेट करने की, तो एक्स वाई और जी हमारे पास निकल आए हैं। ठीक है, अब इन वाई और जी को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 में। तो यहाँ से एक्स निकालना है अब हमने, तो y इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 0 को क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, जो कि f लैम्डा 2 से हमें मिली है। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये x, आगे आ गया 3y, y की वैल्यू यहाँ पर मैंने अच्छा इसी समय मैं z को 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर z को 0 पुट कर रहा हूँ, z को 0 पुट कर रहा हूँ, ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 3y। ठीक है, अब पुट x इज इक्वल टू माइनस 3y और z इज इक्वल टू 0 इन 4। अच्छा यहाँ पर एक ख्याल रखना है आपने कि ये जो y की वैल्यू और z की वैल्यू है ना, इसको आपने डायरेक्टली यहाँ पर y की वैल्यू इकट्ठी साथ नहीं पुट कर देनी है आपने। ये दो अलग-अलग रिलेशन बनेंगे आपके पास। जब यहाँ से z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे फिर x मालूम करेंगे। ठीक है, अब वो x निकलता है x इक्वल टू माइनस 3y। इस x की वैल्यू को और इस z की वैल्यू को आपने दोबारा पुट करना है 4 में, और 4 मेरे पास ये है सारी। ये इंडिपेंडेंट रिलेशन होना चाहिए। मतलब मैं बताता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ये मेरे पास 4 है।
आपने ये y की और z की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके, इकट्ठा नहीं पुट करना, आपने यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। पहले z पुट किया है तो वहाँ से निकलेगा x आपके पास x इक्वल टू -3y। इस x को और इस z को इस्तेमाल करना है ये चौथी इक्वेशन में। अब अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू 3x और z इक्वल टू 0, तो वो सीधा सीधा x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर आपके पास, ऐसे ही है ना। तो वो ये चौथी इक्वेशन नहीं आपके पास इस्तेमाल होने लगी इस तरह। आपने इसकी वैल्यू को चौथी में पुट किया, चौथी इक्वेशन ये है x² + y² + 9z² - 25, यहाँ पर पुट किया, ये y की वैल्यू आएगी। इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें x इक्वल टू -3y में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगी -3, y की वैल्यू आ गई +-5/√n -15/√n। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस मरतबा इस हिस्से से दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। a आएगा, पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा a -15/√n। जब देखें यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, y की वैल्यू निकली +-5/√n, x की वैल्यू है -3y। नीचे मैंने साइन यहाँ पर जब y की वैल्यू पुट की है, ये प्लस माइनस का निशान किस में बदल गया, माइनस प्लस में। यहाँ पर एक और नई चीज़ आपने याद रखनी है, माइनस प्लस और प्लस माइनस में क्या फ़र्क है। माइनस प्लस और प्लस माइनस में फ़र्क ये है कि जब y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, जब y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव है, ये मतलब है। तो मतलब जब यहाँ पर देखें, जब x की वैल्यू -15/10 होगी तो y यहाँ पर लेंगे -5 प्लस, x की वैल्यू माइनस लेंगे, माइनस वाली होगी तो y पॉजिटिव होगा, और z यहाँ पर 0 है। इसी तरह जब x में पॉजिटिव लूँगा तो y यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये क्यों ऐसा हुआ, x की वैल्यू -3y, तो माइनस होने की वजह से अंदर वाला निशान बदल गया माइनस प्लस में, ठीक है। तो a भी आ गया, b भी आ गया, दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये इस तरह है। अब इसी तरह ही आपने ये वाला जो y की वैल्यू 3x थी, इसे क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पुट किया, वहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला z इक्वल टू 5x, ठीक है। इस z की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करेंगे दोबारा। तो 4 में पुट करेंगे, 4 मेरे पास ये सारी है, x² + y² + 9z² - 25 = 0। यहाँ पर पुट कर दिया तो x² आ जाएगा 25/235, यहाँ से x की वैल्यू आ गई +-5/235। x पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड x इन z, यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है आपने। z किसके बराबर है, 5x के बराबर है, तो y 3x के बराबर है, z 5x के बराबर है। x की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, x की वैल्यू यहाँ पर z में पुट करते हैं, z आ जाएगा +-25/235। फिर x की इस वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर दोबारा y में पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-15/235। तो यहाँ से जो दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, ये आ जाएंगे सारे आपके पास C और D, ठीक है। अगली चीज़, नेक्स्ट दी डिस्टेंसेस ऑफ ईच ऑफ दीज 4 क्रिटिकल पॉइंट्स ABCD इज़। ओरिजिन से अब आपने देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट कितना दूर है। मैंने OA निकाला, OA मतलब ये A है, इसका ओरिजिन से फासला निकाला, ये आ गया सारा मेरे पास। OA निकाला 5 आ गया, O का B से डिस्टेंस निकाला 5 आ गया, O का C से डिस्टेंस निकाला, ये आ गया 175 और 47, और O का D से डिस्टेंस निकाला, वो भी आ गया 175 और 47। Clearly we can see that the point A and B are the farthest from the origin and whereas C and D are the closest to the origin। आप OC 175 को 47 इसको पॉइंट में बदल लेना, ठीक है, तो इसका आंसर 5 से छोटा आएगा, ठीक है। तो ये A और B जो हैं वो रीजन के करीब हैं, दूर हैं, वेयर एज दी पॉइंट C एंड D आर क्लोजेस्ट टू दी रीजन, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन खैर अच्छा क्वेश्चन था। ले जी, अब मेरी तरफ से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। मेरा ख्याल एक क्वेश्चन 4 है शायद, जो मुझे याद नहीं रहा, चलें खैर वो आप खुद कर लीजिएगा। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो या 11 जो है 5 की तरह है, वो आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन फिर मैंने देखा शायद ये आपसे नहीं होगा, तो वो भी मैंने करवा दिया है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।